प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रतिदिन हम आपके लिए प्रभात ज्ञान कोश के इस डीएनए यानी डेली न्यूज़ एनालिसिस में भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। उसके साथ में ही पर्सन ऑफ द डे, मैप ऑफ द डे और राजस्थान जीके के किसी एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और निरंतर हमें जो है वो आपका सहयोग मिलता जा रहा है। आप निरंतर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो प्रतिदिन इसको देखने की एक जो है वो अपनी एक हैबिट डेवलप करें। ये जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है तथा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर से रिलेटेड और जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं वो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण एवं सहयोगी साबित हो सकते हैं। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये सबसे पहला जो प्रश्न है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो संबंधित है आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप से संबंधित है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत ने अपने फाइनल मैच में एक बहुत ही अधिक रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका को परास्त किया। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से परास्त किया और दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। और भारतीय टीम जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में अजय बनी रही। उसने अपना खेल जो है वो महत्वपूर्ण दिखाया और वो विजय रही। अंतिम मैच भी जो था वो बहुत ही क्रूशल मैच था। इसके अंदर भी लास्ट तक ये लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका उस मैच को जीत जाएगा, लेकिन भारतीय टीम ने अपने प्रयासों के आधार पर जो है वो इस मैच में विजयश्री हासिल की। तो भारतीय गेंदबाजों, विशेष करके जसप्रीत बुमराह की जो गेंदबाजी थी, उसके बाद हार्दिक पांड्या का अंतिम ओवर तथा अर्शदीप सिंह ने जिस प्रकार की धैर्य युक्त बॉलिंग करी, उस गेंदबाजी के बल पर भारत ने आखिरकार जो है वो अपने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया और दक्षिण अफ्रीका को 7 बार हरा करके इतिहास में दूसरी बार T20 विश्व कप जीता। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर हम सभी के लिए है। इससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिलता है। इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो भारतीय टीम ने 8 मैच जीते हैं लगातार और उसने सिर्फ एक ही मैच ऐसा था जो कनाडा के साथ में था और वो मैच भी बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया। बाकी लगातार 8 जीत करने के बाद में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो इस वर्ल्ड कप को, आईसीसी T20 विश्व कप को दूसरी बार जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी है, तो दूसरी बार जीतने वाली तीसरी टीम जो है वो भारत है। ठीक है, वेस्ट इंडीज 2 खिताब जीतने वाली पहली टीम थी जिसने 2012 और 2016 के अंदर जो है जीत हासिल की थी, जबकि इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में जीत हासिल की थी। अगर अपन लोग देखें तो इस सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया तथा प्लेयर ऑफ द मैच जो था, उस दिन का मैन ऑफ द मैच था, वो विराट कोहली को घोषित किया गया। ठीक है, और विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा की। उनका यह अंतिम जो है वो सीरीज थी, अंतिम विश्व कप था T20। उसके बाद में रोहित शर्मा की भी कप्तानी में खेला गया अंतिम विश्व कप और उसके बाद में जो है वो कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी एक यादगार साबित हुआ। यहाँ पर सबसे अधिक रन इस विश्व कप में जो बनाए थे वो रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए, जबकि सबसे अधिक विकेट जो हैं वो 2 खिलाड़ियों ने लिए। एक तो फजल हक फारूकी थे अफगानिस्तान के और अर्शदीप सिंह भारत के, इन दोनों ने सर्वाधिक विकेट लिए। और इस प्रकार से यूएसए और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजित इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है वो बहुत ही बेहतरीन समापन रहा और भारत ने जो है वो क्रिकेट की यह ट्रॉफी अपने नाम की, क्योंकि 2011 का 50-50 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद में जो है वो भारतीय टीम जो थी उसने जो है वो यहाँ पे एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता है। अब हम लोग जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपनी जो अगली खबर है वो फिर महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भारतीय विदेश सेवा से रिलेटेड है। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है, एस जयशंकर है। और अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत भारत के अगले विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्रम मिस्त्री को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण खबर है और इसको आप लोगों को ध्यान देना है। विक्रम मिस्त्री को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो विदेश सचिव वर्तमान में है उनका नाम क्या है, विनय मोहन क्वात्रा है। तो विनय मोहन क्वात्रा जो है उनकी जगह पर अभी विक्रम मिस्त्री जो है उनका स्थान लेंगे और 14 जुलाई के बाद में जो है वो अपना पद संभालेंगे। ठीक है, तो विदेश सचिव जो है वो भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय का एक प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये जो विदेश मंत्री हैं या विदेश सचिव जिनको विदेश सचिव बनाया गया है, उनको इससे पहले भारतीय दूत के रूप में
चीन, बर्मा और स्पेन में काम करने का अनुभव है। तथा उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो विक्रम मिस्त्री हैं वो 3 प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद मनमोहन सिंह और उसके बाद नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और ये 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के इंडियन फॉरेन सर्विस के IFS के अधिकारी हैं और ये जो है वो भारत के विदेश सचिव बनने जा रहे हैं। तो भारत का अगला विदेश सचिव कौन होगा? विक्रम मिस्त्री होगा, जो भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में नामित किए गए हैं। आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो दूरसंचार अधिनियम 2023 से संबंधित है और दूरसंचार अधिनियम 2023 जो है वो अब प्रभावी हो जाएगा और उसको जो है वो दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा करते हुए नागरिक गोपनीयता की सुरक्षा के लिए ये कानून लाया गया है। तो नागरिक गोपनीयता की सुरक्षा को मजबूत करने वाला कानून कौन सा है? दूरसंचार अधिनियम 2023 है। और ये जो दूरसंचार अधिनियम 2023 है वो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 इन दोनों की ही जगह लेगा, है ना। तो अब तक जो कानून चल रहा था वो कौन सा था? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और दूसरा कौन सा चल रहा था? भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933। और इन दोनों का स्थान कौन सा कानून लेने जा रहा है? नया दूरसंचार अधिनियम 2023, जो आंशिक रूप से प्रभावी हुआ दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा करते हुए नागरिक गोपनीयता की सुरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो FATF से संबंधित है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF जिसको अपन लोग कहते हैं और हिंदी में है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, है ना, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। और ये क्या करता है? ऐसे देश, है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो आतंकवादियों को वित्त पोषण करना और इस प्रकार की जो है वित्त को लेकर के अनियमितता करते हैं विश्व में, उनके ऊपर पैनी नज़र रखता है और उनको अलग प्रकार की सूची में जो है वो रखता है। तो FATF जो है उसने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में रखा है? तो भारत को FATF ने नियमित अनुवर्ती श्रेणी के अंदर रखा है। ठीक है, और ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, हमारे लिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि इस प्रकार की नियमित अनुवर्ती की श्रेणी में G20 में केवल 4 अन्य देशों को ऐसा सम्मान मिला है। ठीक है, तो सिंगापुर में आयोजित FATF के पूर्ण अधिवेशन में रिपोर्ट को अपनाया गया और वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह एक ऐसा सम्मान है जिसे केवल 4 अन्य G20 देशों ने साझा किया है ना। तो G20 के 4 अन्य देशों को इस प्रकार का सम्मान मिला है। तो FATF ने क्यों भारत को जो है वो नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? ठीक है, और फिर जो है भारत को पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया है, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। एक तो क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को हमारी सरकार ने कम किया है। दूसरा, हमने नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया है, यानी डिजिटलाइजेशन किया है। उसके बाद में JM यानी जन धन मन, है ना, आधार कार्ड के आधार पर जो है JM जन आधार को हम लोगों ने अपनाया है और मोबाइल त्रिमूर्ति के कार्यान्वयन में भारत द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, और दूसरी तरफ फिर इसने ये क्या करता है, कुछ देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है, जो देश जो आतंकवादियों को वित्त पोषण करते हैं ऐसे देशों को। तो ऐसे में ग्रे सूची में कौन सा देश था? तुर्की था। ठीक है, लेकिन तुर्की को अब जो है वो इस ग्रे सूची से हटा दिया गया है, अर्थात ग्रे सूची में विशेष जांच की आवश्यकता होती है और तुर्की को उससे बरी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार वित्तीय कार्यवाही बल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? नियमित अनुवर्ती कार्यवाही श्रेणी में भारत को रखा गया है। ठीक है, अगली जो आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो IMF से संबंधित है। IMF का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है? विभिन्न देशों को अपने देश में जो है वो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। तो बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, है ना, 1.15 बिलियन डॉलर मिले, जो कि 4.7 बिलियन डॉलर के ऋण पैकेज की तीसरी किस्त है ना। तो बांग्लादेश को कितना ऋण पैकेज मिला है? 4.7 बिलियन डॉलर का ऋण पैकेज प्राप्त हुआ है। ठीक है, उस 4.7 डॉलर के ऋण पैकेज की 3 किस्तें जारी की गई हैं। इस पैकेज की जो तीसरी किस्त है वो कितने मिलियन डॉलर की है? 1.15 बिलियन डॉलर की है और ये 1.15 बिलियन डॉलर की किस्त जारी कर दी गई है।
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। IMF फंड के अलावा बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, है ना, IBRD के द्वारा भी जो है वो अन्य स्रोतों से लगभग $900 मिलियन मिले हैं। तो बांग्लादेश का सकल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 26 बिलियन डॉलर होगा। तो बांग्लादेश का सकल विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो जाएगा? 26 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाल ही में बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष यानी IMF से कितना ऋण मिला? तो ऋण मिला 1.15 बिलियन डॉलर, और ये कुल ऋण कितना मिला था? 4.7 बिलियन डॉलर। उसका तीसरा किस्त उसको प्राप्त हुआ है ऋण पैकेज के रूप में। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ से अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, और अगली खबर जो है वो एक कांग्रेस नेता हैं जिनका नाम है धर्मपुरी श्रीनिवास, और धर्मपुरी श्रीनिवास का जो है वो निधन हो गया है। वो अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद में फिर अपनी अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है भारतीय नौसेना से संबंधित है, और भारतीय नौसेना ने दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया, और दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? रिमपैक। क्या नाम है उसका? रिमपैक नाम है। ठीक है, और रिमपैक की जो फुल फॉर्म अगर अपन लोग देखें तो क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। क्या नाम है? रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी वर्तमान में आप लोग देखोगे तो दुनिया में चीन और अमेरिका के बीच में जो है वो लगातार किसी न किसी बात को लेकर के प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। तो उस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए प्रत्येक देश जो है वो अपने सहयोगी देशों के साथ में जो है वो अभ्यास करता है, सैन्य अभ्यास करता है। तो उसी के तहत चीन और USA के बीच के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी प्रशांत बेड़ा हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो प्रशांत बेड़ा जो है अमेरिका का वो हवाई में, कहाँ पर है ना, अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी कर रहा है। तो हर दूसरे साल ये जो अभ्यास है वो आयोजित होता है, और इस अभ्यास में इस साल 29 देशों की सशस्त्र सेनाएं 5 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए एक साथ आ रही हैं, जिनका लक्ष्य बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देना है ना, क्योंकि हिंद प्रशांत को लेकर के और फिर चाइना और अमेरिका के बीच में कई बार तनातनी होती है, और हिंद महासागर के दक्षिणी भाग पर वो अपना दावा भी पेश करता है। तो ऐसी स्थिति में खुले हिंद प्रशांत महासागर को लेकर के और फिर यहाँ उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के द्वारा 1971 में स्थापित इस साल के अभ्यास में दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की सेनाएं भी भाग ले रही हैं। ये 1971 में स्थापित किया था। मुख्य देश कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, और अब इसमें भारत की सेना भी भाग ले रही है। तो इजराइल भी अपने तीसरे रिमपैक में भाग लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है एक महत्वपूर्ण खबर है कि हवाई में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारत भी भाग ले रहा है? रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक उसका नाम है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फिर एक खबर है विश्व बैंक से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो फिलीपींस की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे रहा है ना। तो किसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए? फिलीपींस की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर? तो $750 मिलियन का ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है, और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है ना। तो फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है तथा वहाँ पर जो है वो फिलीपींस की अर्थव्यवस्था की रिकवरी को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक ने $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो ADB से संबंधित है। ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसने प्रशांत आपदा तन्यता कार्यक्रम के लिए $41 मिलियन मंजूर किए हैं, है ना। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आपदा जिस प्रकार की आती रहती है तो उसको लेकर के और फिर जो है वो कार्यक्रम संचालित करने के लिए $41 मिलियन मंजूर किए हैं। तो इसके तहत अगर अपन लोग देखें तो माइक्रोनेशिया के जो देश हैं, आइलैंड है, उसके बाद में जैसे मार्शल आइलैंड है, उसके बाद में जैसे माइक्रोनेशिया है, तुवालू है, वनुआतू है ना, ऐसे देशों के अंदर जो है वो प्राकृतिक आपदा से निपटने में मदद करने के लिए $41 मिलियन के आकस्मिक आपदा वित्त पोषण को सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो हाल ही में फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया को प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से उत्पन्न आपदाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से कितना फंड मिला है? ठीक है, तो $6 मिलियन का फंड मिला है। तो यह कुक आइलैंड को $20 मिलियन का, आर्शल आइलैंड को $6 मिलियन का, है ना। उसके बाद में FSM को $6 मिलियन का, तुवालू को $4 मिलियन का अनुदान और वनुआतू को
$5 मिलियन का अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रशांत आपदा कार्यक्रम के तहत कुल कितने डॉलर का प्राप्त हुआ? $41 बिलियन मंजूर किए गए हैं। अब फिर हम लोग अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन उत्सर्जन सुधारों में सहायता के लिए $1.5 बिलियन और स्वीकृत किए हैं। तो विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन, ठीक है, $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रकार भारत को अपने निम्न कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? $1.5 बिलियन ऋण जो है वो स्वीकृत किया है। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो आज जो है मैप ऑफ द डे से संबंधित है। और मैप ऑफ द डे में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये दुधवा नेशनल पार्क जो है जापान और भारत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन लोग देखें नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित, यहाँ पर देखें तो इसकी जो सीमा बना रही है वो ये नदी कौन सी है? सुहेली नदी है। तो सुहेली नदी भारत के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व से होकर के बहती है ना। तो भारत के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व से होकर के बहती है। सुहेली नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा बनाती है तथा इस पार्क की जीवन रेखा माना जाता है। तो दुधवा खारा राष्ट्रीय पार्क जो है इसकी जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो इसकी जीवन रेखा सुहेली नदी को माना जाता है। ठीक है, ये पार्क की एक प्रमुख नदी है जिसे भारत में तराई पारिस्थितिकी तंत्र के अंतिम क्षेत्रों में से एक माना जाता है। सुहेली, शारदा और मोहना के साथ घाघरा नदी प्रणाली से मिलती है। तो ये किस नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? घाघरा नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग देखें तो यहाँ पर ये सुहेली नदी का आज एक महत्वपूर्ण पक्ष था। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो अगले जो आज के पर्सन ऑफ द डे है वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। अभी हाल ही में इनकी 185वीं जयंती मनाई गई। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, सामाजिक व्यंग्यकार, पत्रकार और बंगाल में पुनर्जागरण का काम करते थे। इन्होंने संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की। तो वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिसके पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है ना। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में किसको अपनाया गया है? वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को। और वंदे मातरम की रचना संस्कृत में किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। और यह जो वंदे मातरम गीत है वो स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। उन्होंने भारतीय साहित्य में बेहतरीन ग्रंथों की रचना की है। इसमें से एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिकार कौन थे? रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। और इसी आनंद मठ में उन्होंने वंदे मातरम को लिखा था। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण इनकी कृति भी है आनंद मठ, और वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। राजस्थान जीके, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो राजस्थान जीके में जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें जो सबसे पहला प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? राजपूताना का आमेर। सबसे पहले अकबर की अधीनता आमेर ने स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध आप सब लोग जानते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को जो है वो जलियांवाला बाग कहा गया है ना, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने भी जो है वो यहाँ के जनजातीय समुदाय के 15 से अधिक लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। और 1500 जो है हमारे जनजाति भाई बहन उस समय शहीद हुए थे। राजस्थान का हड़प्पा कालीन पुरा स्थल कालीबंगा, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। और राजस्थान का विश्व पितामह किसको कहते हैं? जिन्होंने अपने पिताजी की जो है वो आज्ञा का पालन करते हुए और उनको अपना राजकाज दे दिया था और एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी। उनका नाम क्या था? कुंवर चूड़ा, जिन्हें राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? तो महारावल डूंगरपुर के शासक को कहा जाता है। और राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया? है ना, तो आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पर किया गया? तो आज़ाद मोर्चा का गठन जो है वो जयपुर में किया गया 1942 में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जिस दिन वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ।
राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम नसीराबाद के अंदर राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। और राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर थी, है ना। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, और राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी अजमेर में, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से ये राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। आप जो है वो हमारी इन क्लासेस को निरंतर जो है वो इन क्लासेस का फीडबैक देते रहें, और इससे संबंधित आपका फीडबैक हमको नई प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।